मैं पद्मावती जैन आप लोगों का स्टडी पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अंश और ऋण पत्र के बीच में क्या डिफरेंस है, अंतर है, उसके बारे में। तो दोस्तों जल्दी से आ जाइए, आज की क्लास शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं अंश और ऋण पत्र के बीच डिफरेंस के बारे में। पर दोस्तों, इनके डिफरेंस के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अंश क्या होता है और ऋण पत्र क्या होता है। अंश जिसे हम शेयर कहते हैं, ऋण पत्र जिसे हम डिबेंचर कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते होंगे कि अंश कंपनी की पूंजी का एक भाग होता है जिसे कंपनी निर्मित कर कोष को जुटा सकती है। ठीक है, ये होता है अंश। और फिर बात करते हैं ऋण पत्र, डिबेंचर। तो ऋण पत्र एक प्रकार का ऐसा विलेख होता है जिसके माध्यम से बहुत बड़ा ऋण लिया जा सकता है, कंपनी इसे निर्मित करके कोष जुटा सकती है। तो ये तो होता है शेयर यानी अंश, और ये होता है ऋण पत्र यानी डिबेंचर। फिर हम इसके डिफरेंस की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले अंतर का आधार, सबसे पहले है स्वामी। हम सबसे पहले देखते हैं कि अंश का स्वामी कौन होता है। तो अंशधारी कंपनी का स्वामी होता है। कौन होता है? अंशधारी। जो अंशधारी होता है वो अंश का स्वामी होता है। जिसने अंश खरीदा है, वो होता है अंशधारी। दूसरा, ऋण पत्रधारी कंपनी का लेनदार होता है। अंशधारी जिसने अंश खरीदा वो तो कंपनी का स्वामी होता है, पर ऋण पत्रधारी कंपनी का लेनदार होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, कंपनी जो है वो ऋण पत्र जारी कर निर्मित कर ही ऋण लेती है लॉन्ग टाइम के लिए। तो फिर कंपनी को भविष्य में उसका पेमेंट तो करना ही है, तो जिसे हमें पेमेंट करना है वो हमारे लिए क्या है? लेनदार है। तो ये ऋण पत्रधारी कंपनी का लेनदार होता है। फिर हम सेकंड बात करें तो धारक की बात की कंपनी का अंश का धारक कौन होता है और ऋण पत्र का धारक कौन होता है। तो अंश का धारक अंशधारी कहलाता है। जो अंश का धारक यानी अंश का स्वामी, अंश का धारक अंशधारी कहलाता है और ऋण पत्र का धारक ऋण पत्रधारी कहलाता है। दोस्तों, स्टडी पॉइंट आपके लिए बहुत ही सरल पॉइंट लेके आई है, तो इस अवसर को आप मत खोइए और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए और लिंक को आगे से आगे शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि आपके फ्रेंड्स वगैरह भी पढ़ पाए। फिर हम बात करते हैं प्रतिफल। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो प्रतिफल। देखिए दोस्तों, अंश का जो प्रतिफल है वो लाभांश कहलाता है। अंश का प्रतिफल क्या कहलाता है? लाभांश। क्योंकि अंश के बदले में लाभांश दिया जाता है। और ऋण पत्र का प्रतिफल ब्याज कहलाता है। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि शेयर इश्यू किए जाते हैं पब्लिक को, तो अंश के बदले में उनको डिविडेंड यानी कि लाभांश मिलता है, और ऋण पत्र के बदले में उनको इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिलता है। फिर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, प्रबंध में हिस्सा। तो अंश का धारक जो अंश का स्वामी होता है, कंपनी के प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट में भाग ले सकता है, पर ऋण पत्र का धारक कंपनी के प्रबंध में भाग नहीं ले सकता। एक ये डिफरेंस हो गया दोस्तों, जो अंशधारक होता है वो कंपनी के प्रबंध में, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है, पर ऋण पत्र धारक जो होते हैं वो कंपनी के प्रबंध में भाग नहीं ले सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट है धनराशि। इसकी धनराशि कंपनी में पूंजी की तरह होती है। दोस्तों, जो अंश की धनराशि होती है वो कंपनी में पूंजी यानी कैपिटल की तरह होती है, पर इसकी धनराशि कंपनी में ऋण की तरह होती है यानी कि लॉन। क्योंकि कंपनी जो लॉन्ग टाइम के लिए कोष जुटाने के लिए लॉन लेती है, तो ये तो पूंजी की तरह होती है, मतलब एक तरफ से पैसा ही आया हमारे लिए, और ये एक तरफ से लॉन है जो हमें भविष्य में कभी ना कभी तो चुकाना ही है। फिर हम 6 पॉइंट निश्चित आय की बात करें तो अंशधारी को लाभ तभी प्रदान किया जाता है जबकि कंपनी को लाभ हो। दोस्तों, जो हमारे अंशधारक है जिन्होंने अंश खरीदे उनको प्रॉफिट कब दिया जाएगा? जब कंपनी को प्रॉफिट होगा।
बट कंपनी को हानि होने पर भी ऋण पत्रों पर नियत समय पर निश्चित दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है। पर ऋण पत्र के अंदर दोस्तों बात करें तो चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या नहीं हो, लॉस भी हो जाए, फिर भी कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ऋण पत्र धारकों को। फिर हम 7 पॉइंट की बात करें भुगतान, तो अंश की धन राशि का एक पूर्वाधिकार अंशों को छोड़कर अंश की धन राशि का भुगतान समापन पर किया जाता है। कब किया जाता है? समापन। दोस्तों अंश की धन राशि का भुगतान समापन पर किया जाता है पूर्वाधिकार अंशों को छोड़कर। आपको पता होगा, आपने अंश के बारे में पढ़ा होगा, समता अंश होते हैं, पूर्वाधिकार अंश होते हैं। तो पूर्वाधिकार अंश को छोड़कर अन्य अंशों का भुगतान समापन पर किया जाता है, जबकि इसका भुगतान कंपनी को एक निश्चित समय के बाद अपने जीवन काल में कभी भी करना होगा। एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने जीवन काल में कभी भी करना होगा, जीवन काल में ही करना पड़ता है। फिर हम 8 पॉइंट निर्गमन की बात करें दोस्तों, तो अंशों का बट्टे पर निर्गमन करने के लिए वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना जरूरी है। बिना वैधानिक आवश्यकताओं को के दोस्तों अंशों को बट्टे पर यानी डिस्काउंट पर इश्यू नहीं किया जा सकता। उसके लिए वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाना जरूरी है। पर ऋण पत्रों का निर्गमन किसी भी शर्त के अंतर्गत आसानी से किया जा सकता है, इसमें कोई वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना जरूरी नहीं होता है। फिर हम दोस्तों 9th लास्ट पॉइंट की बात करें मतदान अधिकारी, तो अंशधारी कंपनी की सभा में मतदान कर सकते हैं, अपना मत रख सकते हैं, पर ऋण पत्रधारियों को मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ पॉइंट। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको जो अंतर के आधार है वो मोस्टली आपको याद होने चाहिए। अगर दोस्तों आपको ये अंतर के आधार याद हो जाते तो आप इसके डिफरेंस आराम से लिख सकते हो एग्जाम के अंदर, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आगे ऐसे ही स्टडी पॉइंट के साथ जुड़े रहिए और अच्छे अच्छे से पॉइंट अच्छे अपने टॉपिक को क्लियर करते रहिए। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।